हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 15 दैट इज आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, आवर एनवायरनमेंट जो चैप्टर है उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोग फटाफट से अभी करने वाले हैं। इसके बाद की वीडियो आएगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। गाइज, ये दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सबसे पहले ये सारी वीडियोस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। जैसे कि आप लोगों के एग्जाम्स अभी बहुत पास आ गए, तो फटाफट से कर लेते हैं। चलिए, पेज नंबर 260 पे देखिए गाइज, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझना है। क्या बोला गया क्वेश्चन में? व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल? ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। फूड चेन का एग्जांपल बताना है और उसके अंदर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स को भी हम लोगों को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? अब ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं? ट्रॉफिक का मतलब होता है पोजीशन। कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं लेवल्स के अंदर। लेवल क्या है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, ये लेवल्स होते हैं। एक मिनट आप लोग रुकें, देखिए ये है पिरामिड 1, 2, ये फर्स्ट लेवल है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये लेवल्स हैं। ट्रॉफिक का मतलब क्या है? पोजीशन। अब सपोज करो, आप लोगों को समझाती हूँ मैं। आपकी क्लास में है 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। पहले वाले लेवल में आ गए 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद में आ गए फिर से 4 स्टूडेंट्स। इसके बाद में आ गए बचे कुचे 2 स्टूडेंट। तो क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कितने आ गए? 4 स्टूडेंट हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आ गए 4 स्टूडेंट और थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आ गए 2 स्टूडेंट। तो मतलब क्या पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल्स। लेवल्स किस में शो करते हैं? पिरामिड्स के अंदर शो करते हैं। ठीक है, अब इतनी सी बात समझ में आई कि ट्रॉफिक का मतलब होता है पोजीशन देना, लेवल्स का मतलब होता है उनको फिर लेवल्स के हिसाब से पोजीशन सेट करना उनकी। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे हमने कार्निवोरस को रखा है, कौन सी पोजीशन पे हर्बीवोरस को रखा है, ये चीजें हम पिरामिड्स के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो ये है ट्रॉफिक लेवल्स। देखिए, वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन। फूड चेन के अंदर एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड, या फिर आप ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो, क्योंकि खाने से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स और ह्यूमंस के बीच में है, प्लांट्स है और सेकंड नंबर पे क्या है? ह्यूमंस है। ये इन दोनों के बीच का कनेक्शन है। तो हमने क्या किया? प्लांट से हम लोगों ने प्लांट्स को खाया तो हमें क्या मिली? एनर्जी मिली। या फिर इस चीज को हम बोल सकते हैं हमें फूड मिला है, हमने खाना ग्रहण किया है। ठीक है, तो ट्रांसफर होना एनर्जी का या फिर फूड का टेक्स प्लेस कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स पे फूड चेन के अंदर ट्रांसफर होती है एनर्जी, या फिर आप बोल दो ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स। यहाँ पे स्टूडेंट का एग्जांपल था। अभी पीछे देखो, मैं एक चीज समझाती हूँ। अभी यहाँ पे आओ आप लोग, देखो यहाँ पे है ये डिफरेंट लेवल्स, ये डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स, जिन भी लोगों ने पहले की वीडियो देखी है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस। उसमें मैंने आप लोगों को 2 वर्ड समझाए थे, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं और हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। तो देखिए, ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है? सेल्फ। ये खुद का खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, खुद का खाना खुद से बनाते हैं। और खुद कैसे बनाएंगे? इनको हेल्प मिलेगी सन से, सोलर एनर्जी की हेल्प लेके ये अपना खाना प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, सेल्फ प्रिपरेशन फॉर फूड, तो इनको बोला जाएगा ऑटोट्रॉफ्स। अब इन्होंने खाना बनाया तो ये हो गए प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट नंबर पे प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स ऑलवेज ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। गाइज, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग पहले की वीडियोस को जाके देखिए। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं आती है, डोंट वरी, आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी की वीडियो प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो में मैं हर एक टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से समझा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस की फॉर्म में। और फायदा ये है कि आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दे थोड़ा सा। तो फर्स्ट लेवल पे हमेशा आते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद का खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स क्या होता है? देखो, 2 चीजें हैं, एक होता है प्रोड्यूसर्स और दूसरा होता है कंज्यूमर्स।
प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, हमेशा प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करेंगे, फूड, या फिर आप बोल दो एनर्जी का प्रोडक्शन कराएंगे ये, ठीक है। और कंज्यूमर्स क्या करेंगे, इनका जो खाना इन्होंने बनाया है ना, ये इनका खाना कंज्यूम कर लेंगे, तो वो हो जाएगा कंज्यूमर। समझ में आया, प्रोड्यूसर्स फूड प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और कंज्यूमर्स उनकी एनर्जी को खा लेते हैं, उनके खाने को खुद कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट लेवल पे कंज्यूम करेगा खाने को वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। जो सेकंड लेवल पे करेगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा। जो थर्ड लेवल पे कंज्यूम करेगा वो कहलाएगा टर्शरी कंज्यूमर, राइट। अब ये देखो क्या है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हर्बीवोरस होते हैं। मतलब क्या है, ये हर्ब्स पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स वगैरह को खाते हैं ये। तो ये क्या है, इंसेक्ट्स आ जाएंगे इसके अंदर, इंसेक्ट्स, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, जैसे कि स्नेक्स आ गए। ये क्या है, ये एनिमल्स को खा जाते हैं, इंसेक्ट्स को खा जाएंगे, जैसे स्नेक्स खा जाते हैं ना पकड़ पकड़ के। तो ये क्या है, कार्निवोरस, जो कि किस पे डिपेंड होते हैं, फ्लैश पे डिपेंड होते हैं, एनिमल्स के फ्लैश पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में टॉप कार्निवोर, जो इनको खा जाए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को ही खा जाए। जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे है टाइगर इनको खा जाएगा, तो ये कहलाएगा टर्शरी कंज्यूमर। वापस से थोड़ा सा समझो क्या है, सबसे पहले लेवल पे ये 4 डिफरेंट लेवल्स दिए गए हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझ में नहीं आया है वापस से सुनो। प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं जो फर्स्ट लेवल पे प्रेजेंट होते हैं, ये सन की हेल्प से खुद का खाना खुद बनाते हैं, तो इनको ऑटोट्रॉफ्स बोला जाएगा। आप लोग नीचे वाली लाइन में देख पाओ ना, मतलब अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो क्या पौधे हैं, यहाँ पे ग्रासेस हैं, ये क्या कोई फ्लावर्स वगैरह के, मतलब ये खुद का खाना खुद बना रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं ये बेसिकली, ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स की क्या कैटेगरी है, प्रोड्यूसर्स। एमसीक्यू भी बनेगा, बड़े स्मार्टली आप लोग इस चीज को थोड़ा सा समझें और बड़े स्मार्टली आप लोग आंसर को अटेंड करें, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाएगा हर्बीवोरस। भाई नीचे क्या है, ये वाली लाइन क्या है, पूरा हर्ब्स भरी हुई है, प्लांट्स क्या है, हर्ब्स की कंडीशंस में आते हैं, मतलब हर्ब्स के अंदर आते हैं, कंडीशंस में नहीं, हर्ब्स ही हैं ये, ठीक है। तो ये जो हर्ब्स को खा जाएं वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। तो देखो ये सारे इन पे डिपेंडेंट, रैबिट है इस पे डिपेंडेंट होगा, रैट है इस पे डिपेंडेंट होगा, ग्रासहोपर है इस पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स में क्या है, कार्निवोरस है, ये वाले जो हैं इन पे डिपेंड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बर्ड्स हैं, फ्रॉग है, ये इनको खा लेंगे, ग्रासहोपर्स को खा लेंगे, इंसेक्ट्स को खा जाएंगे, ठीक है। तो ये इन पे डिपेंड होंगे। अब क्या है, ऊपर चलो, सेकेंडरी वाले फिर प्राइमरी पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, जैसे स्नेक्स, फिशेस वगैरह। अब टर्शरी वाले फिर इन पे डिपेंड हो जाएंगे, पिकॉक को खा लेंगे, यहाँ पे कोई बर्ड को खा जाएगा, ये टाइगर, ठीक है। तो ये कहलाएगा टर्शरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स, और नीचे है प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट नंबर पे ऑटोट्रॉफ्स है, देन हर्बीवोरस है, देन कार्निवोरस है, देन टॉप कार्निवोरस, ठीक है। बाकी की जो कैटेगरी है वो, बाकी की 2 कैटेगरी कार्निवोरस है। समझ में आया आप लोगों को। देखिए सन है, सन से एनर्जी मिली, ग्रास ने खुद का खाना खुद से बनाया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे। बहुत अच्छे से समझ में आया। सेकंड नंबर पे है इंसेक्ट्स, जैसे कि ग्रासहोपर, ठीक है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आएंगे। इन्होंने खाना बनाया तो ये ग्रासहोपर्स ग्रास को खाएंगे, तो खुद ये कंज्यूम कर रहे हैं खाना। पहले नंबर पे कर रहे हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गई बात। अब ग्रासहोपर को फ्रॉग खा जाएंगे, ये थर्ड लेवल पे आते हैं, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएंगे। फ्रॉग को भी अब ईगल खा जाएगा, ठीक है, ईगल खा जाएगा, तो ये टर्शरी कंज्यूमर कहलाएगा। और ये 2 कैटेगरी क्या कहलाएंगी, चलो आप लोग बताओ, अभी पीछे बताया, कार्निवोरस, कार्निवोरस, ठीक है। ये वाली कैटेगरी क्या कहलाएगी, बताइए, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। और ये वाली कैटेगरी कहलाएगी ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर हुआ गाइज आप लोगों को ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, अपना पूरा सिस्टम जिसके अंदर लैंड आ गई, जिसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स आ गए, टेरेस्ट्रियल आ गए, हम लोग सब कोई आ गए, तो वो पूरा इकोसिस्टम कहलाएगा, ठीक है। डिकम्पोजर्स का क्या रोल होता है, डिकम्पोजर क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन। आप लोग देखते हैं ना, जैसे कोई गार्डन है, उसमें हमने पिट्स खोद के और उसके अंदर हमने कूड़ा डालना शुरू किया, तो क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद में वो डिकम्पोज होने लग जाएगा। वो जो कचड़ा हम लोगों ने डाला है वो डिकम्पोज होने लग जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, जो
कूड़ा है उसमें ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ रिएक्शंस चलेंगी और कुछ बैक्टीरिया, फंजाई ये सब आके उसको डिकम्पोज करेंगे, मतलब उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या रोल होता है इकोसिस्टम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिकम्पोजिंग द डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए जो प्लांट की लीव्स वगैरह नीचे गिर जाती हैं, बाहर जो छाल होती है वो नीचे गिर जाती है, तो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, डेड बॉडीज जो होती हैं प्लांट की उसको डिकम्पोज करा देगा, तो हमारा एनवायरमेंट क्लीन हो गया। तो क्लीनिंग द एनवायरमेंट, ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, एनवायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। गाइस देखो जो वर्ड्स है ना, अगर आप लोगों ने वो पकड़ लिए ना तो पूरा क्वेश्चन आप कुछ भी आया आप खुद से भी लिख सकते हैं। डिकम्पोजर्स क्या है, डिकम्पोज मतलब क्या है, ब्रेक डाउन करना, डिकम्पोज कर देना, उसको धीरे धीरे नष्ट कर देना। ठीक है, तो एनवायरमेंट में क्या है, ये क्लीन करेंगे, क्योंकि अगर पत्ते टूट रहे हैं या फिर बाहर छाल निकल के गिर रही है पौधों की, तो वो डिकम्पोज कर देंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, और इन्वायरमेंट को क्लीन कर देंगे। सेकेंड पॉइंट इज रिलीज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग मैटर। देखो अब क्या है, जैसे कि मतलब अभी बहुत सारी जगह पे क्या चीज़ें की गई है, बहुत पुराना हो गया है। वैसे जो किचन का वेस्ट होता है ना, वेजिटेबल वेस्ट होता है आप लोगों का, किचन से जो भी निकलता है उसको उठाते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, यूरिया तैयार हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और वो सॉइल को फर्टाइल बना देता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है वेस्ट को क्या करने का, वापस से रिसाइकल करने का। ठीक है, तो रिलीज कराते हैं न्यूट्रिएंट्स सॉइल के अंदर बाय डिकम्पोजिंग द डेड एंड द डिकेइंग मैटर, दस मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। राइट, थर्ड नंबर का पॉइंट है दे मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स पूल बाय रिटर्निंग बैक द न्यूट्रिएंट्स इनटू द पूल। कहने का मतलब क्या, ये पूल है, यहाँ पे क्या है, प्लांट्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, फंजाई प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, तो क्या है, वापस से ये पूल में रिटर्निंग बैक का काम चलता रहता है न्यूट्रिएंट्स का। अब ये डिकम्पोज करेंगे, जो मैटर है, जो डेड मैटर है उसको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स बनेंगे। तो वापस से क्या था, प्लांट से भी तो न्यूट्रिशन हमें मिल ही रहा था ना, प्लांट्स ने खुद का खाना खुद बनाया और हमने कंज्यूम किया, तो हमने न्यूट्रिशन ले लिया उससे, लेकिन इसको डिकम्पोज किया तो फिर से न्यूट्रिशन मिला, तो न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, तो ये पूल एक मेंटेन रहता है, जो ये न्यूट्रिएंट्स वाला है ना, रिटर्न बैक होता रहता है ये। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राइट, पेज नंबर 262 पे क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखिए बायोडिग्रेडेबल जो बायोलॉजिकल एंटाइटी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई ये सब होते हैं ना, बायो के अंदर आते हैं क्योंकि वो लिविंग एंटाइटी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई ये सब क्या है, लिविंग। जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। जिन सब्सटेंस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिनको नहीं डिग्रेड कर पाते। समझ में आया? अब डेफिनेशन देखो कैसे लिखनी है, सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी पहले, अब सिंपल फॉर्म हो गई है। देखो यहाँ पे समझो, ये कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और यहाँ पे क्या है, सिंपल फॉर्म है, तो ये क्या है, ये यहाँ पे ब्रोकन डाउन हो गए हैं, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म। वो जैसे कि डिकम्पोजर्स, वेस्ट, वेजिटेबल्स, पेपर वेस्ट जो भी होता है, वेजिटेबल वेस्ट जो भी होता है, उनको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। समझ में आया? अभी जो पीछे मैंने बताया था ना, जो किचन का वेस्ट निकलता है, वेजिटेबल्स वगैरह का, तो ये डिकम्पोज कर देते हैं, इसको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोला जाता है। दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर आप लोगों ने सोसाइटी में अपने आसपास में देखा हो तो डस्टबिन जो होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल हैं उसके अंदर हम लोग क्या है, गीला कचरा डालते हैं। ठीक है, किचन के अंदर जो वेजिटेबल का निकलता है, पील्स वगैरह, फ्रूट्स की पील्स निकलती हैं, तो वो सब हम बायोडिग्रेडेबल में डालते हैं। जबकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, पॉलिथीन या फिर कोई भी कवर वगैरह है, तो वो सब हम नॉन बायोडिग्रेडेबल में डालते हैं। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, दैट आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस।
गाइज ये क्या है, इनको डिकम्पोज नहीं कर पाते और ये क्या है, हार्मलेस सब्सटेंसेज है, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, पॉलीथीन, ये सब डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं। और पॉलीथीन जो होती हैं वो बहुत साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, ठीक है, उसको बहुत साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, तो ये आती नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के अंदर। डेफिनेशन आप लोगों से पूछ सकते हैं इसकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, give any 2 ways in which the biodegradable substance would affect the environment। भाई कैसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, ये तो डिग्रेड हो जाते हैं लेकिन फिर भी कैसे अफेक्ट करेंगे इन्वायरमेंट को, ठीक है, अपने सराउंडिंग को। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट द इन्वायरमेंट कैसे, द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस सच एज ट्री लीव्स, प्लांट पार्ट्स, किचन वेस्ट कैन बी यूज्ड एज ह्यूमस आफ्टर कंपोस्टिंग। देखो ह्यूमस की तरह इसको यूज कर सकते हैं और ये क्या है, सॉइल फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है। देखो एक ह्यूमस नाम का एक बीच में कंटेंट बनता है, ठीक है, ह्यूमस है और वहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कंपोस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमस क्या है, रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, राइट। सेकेंड है द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मेनली कंटेन कार्बन एंड दीज सब्सटेंसेस आफ्टर डिकम्पोजिशन रिलीज दैट कार्बन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। वापस से एटमॉस्फेयर में वो कार्बन वापस से आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं ना उनके अंदर कार्बन होता है और ये कार्बन क्या है, डिकम्पोजिशन होने के बाद में रिलीज होगा, वापस से अपने एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगा। और कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, आप सबको पता है, ठीक है, कार्बन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Give any 2 ways in which the non-biodegradable substance would affect the environment। कैसे करते हैं non-biodegradable substances? They contaminate soil। soil को contaminate करेंगे because ये decompose नहीं होंगे, decompose नहीं होते हैं, ये decompose नहीं होंगे, contaminate कर देंगे soil को। contaminate करने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर तरह तरह के harmless toxins बनते रहेंगे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नए नए पैदा होते रहेंगे जो कि टॉक्सिन्स को रिलीज करते रहेंगे, ठीक है। एंड वाटर रिसोर्सेज दे कांट बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पानी है उसको भी सड़ा देंगे, सॉयल है उसको भी खत्म कर देंगे, फर्टिलिटी खत्म कर दी, पानी भी पीने लायक नहीं बचा, ठीक है। तो ये होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का अफेक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर। दूसरा है दीज सब्सटेंसेस व्हेन एक्सीडेंटली ईटन बाय द एनिमल्स कैन हार्म देम एंड इवन कॉज देयर डेथ। देखा होगा ना आपने, जो गाय वगैरह गली में घूमती रहती हैं वो पॉलीथीन्स को खाती रहती हैं, तो क्या है, इनकी वजह से बहुत सारी मौतें हो जाती हैं, बहुत सारी डेथ भी हो जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। गाइस पेज नंबर 264 पे है क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम को ये कैसे अफेक्ट कर सकता है। देखिए ओजोन को डिनोट करते हैं O3 से, ठीक है, O2 होता है ऑक्सीजन और O3 होता है ओजोन। ये एक मॉलिक्यूल है जो कि 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बनता है, 3 एटम होंगे ऑक्सीजन के, ठीक है, तभी कहलाएगा O3। ओजोन फॉर्म्स अ लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। देखो अपने एटमॉस्फेयर में ना यहाँ पे लेयर्स प्रेजेंट हैं, क्या है, TSM, ये 3 लेयर प्रेजेंट है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, ठीक है, मीजोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर TSM ये हैं अपने एटमॉस्फेयर की लेयर्स। TSM T और S के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, T और S के बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको हम ओजोन लेयर बोलते हैं, ओजोन लेयर, ठीक है। इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस। अब यूवी जो रेडिएशंस हैं, यहाँ से यूवी रेडिएशंस निकल रही हैं, ठीक है, ये क्या करेंगी, यहाँ से निकाल लो यूवी रेडिएशंस को, यहाँ पे जगह है ठीक है, तो ये क्या करेंगी, अर्थ को प्रोटेक्ट करेगी, एक शील्ड की तरह काम करेगी, ठीक है, एक शील्ड की तरह काम करेगी। नेक्स्ट वाली स्लाइड में जगह है तो मैं यहाँ समझा देती हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ समझाती हूँ आप लोगों को मैं। ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है, जो भी यूवी रेज निकलती हैं सन से उनका अफेक्ट इसके ऊपर ना पड़े, ठीक है, उसका अफेक्ट इसके ऊपर ना पड़े, ये कहलाती है ओजोन
लेयर। तो अपनी लेयर्स खराब ना हो, बीच में ये एक ओजोन लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। सन से यूवी रेडिएशंस निकलती हैं जो कि बहुत हार्मफुल होती हैं। यूवी रेडिएशन से क्या होता है, कैंसर होता है, ठीक है, बॉडी में कैंसर होता है, और इससे क्या होता है, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम भी होती है। ये शील्ड करती है सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द सन। यूवी रेडिएशंस आर वेरी हार्मफुल, कॉजिंग स्किन कैंसर, इट ऑल्सो हार्म टू द क्रॉप्स, और जो फसल है उसको भी खराब कर देती है। तो बेसिकली आप लोगों को क्या समझना है, इसके अंदर ओजोन O3 मॉलिक्यूल होता है, कैसे अफेक्ट करता है इकोसिस्टम को। भाई आपको ये दो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक थिक ओजोन लेयर होती है, ठीक है, एक थिक ओजोन लेयर होती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, एक शील्ड की तरह काम करती है, ठीक है। शील्ड की तरह कैसे काम करेगी, सन से जो यूवी रेज निकलती हैं उनसे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट रखती हैं ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर। फिर दूसरा वर्ड आएगा कि ओजोन डिप्लीशन क्या होता है। डिप्लीशन का मतलब क्या होता है, नष्ट होना। दूसरा वर्ड भी यहाँ पे समझा देती हूँ, ऐसे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इंपॉर्टेंट है। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन की जो लेयर है उसका डिप्लीशन हो जाता है, मतलब वो खराब होने लग जाती, खत्म होने लग जाती है। क्या है, पहले ये इतनी मोटी थी, अब यूवी रेस पड़ती रही, टाइम के साथ में पड़ती रही, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बढ़ता रहा, तो ये क्या है, पहले ये थिक थी, पहले जो ये परत है वो मोटी थी, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सन की यूवी रेस की वजह से क्या है, ये जो लेयर है ये पतली हो गई है, थिन हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। थिन हो गई है तो मतलब ये अब कैसे प्रोटेक्ट करेगी, अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये होता है ओजोन डिप्लीशन। टाइम के साथ में जो ये लेयर है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, धीरे धीरे ये थिन होने लग जाती है। इसको बोलते हैं ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना, ठीक है, डैमेज होना। Second question is how can you help in reducing the problems of the waste disposal? Give any two methods. कैसे आप वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। जो कूड़ा होता है ना, जो डिस्पोज करते हो आप, उसकी प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, दो मेथड आप लोगों को बताने हैं। तो देखिए दो मेथड्स है, रिसाइकल ऑफ वेस्ट डिस्पोजल एंड रीयूज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। रिसाइकल एंड रीयूज, दो वर्ड क्या याद रखने हैं इसके अंदर, रिसाइकल एंड द रीयूज, right? This means that you can collect the plastic, paper, glass, metal items and recycle these materials to make the things instead of synthesizing or extracting fresh plastic, paper, glass, metals in order to recycle। भाई जो भी ग्लास, प्लास्टिक, ये जो भी मटेरियल है इसको उठाएं और इनको रिसाइकल करें, ठीक है। फर्स्ट वी नीड टू सेग्रीगेट आवर वेस्ट सो दैट द मटेरियल कैन बी रिसाइकल्ड, इज नॉट डम्प्ड अलोंग विद अदर वेस्ट। देखो जो कूड़ा है, सूखा कूड़ा सूखे के कूड़े में ही डालें, गीला जो कूड़ा है, वेट कूड़ा है, उसको वेट के अंदर डालें, जो वेट बॉक्स बने होते हैं उसके अंदर ही डालें, क्योंकि क्या है ना, इनको सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सेपरेट ढंग से नहीं होंगे तो हमारे लिए रिसाइकल करना मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इज रिसाइकल ऑफ द वेस्ट डिस्पोजल, राइट। सेकंड नंबर पे है रिसाइकल किया तो अब रीयूज करना है। दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजेस सम एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, आप कोई भी चीज़ को बना रहे हो वापस से, ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी का तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा। इन द रीयूज स्ट्रैटेजी यू सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन। बनाई कोई चीज़ तो उसको यूज़ कर लिया, फिर उसको कोई चीज़ बनाई हमने तो यूज़ कर लिया। बनाने में तो भैया बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन यूज़ करने में बहुत सिंपल होता है, ठीक है। यूज्ड एनवेलप्स कैन रिवर्स एंड यूज इट अगेन। प्लास्टिक बॉटल्स in which you buy various food items like jam, pickle can be used for restoring things in the kitchen। गांव में होता है ना कि कोई चीज़ आई, प्लास्टिक के डब्बे या कुछ भी है, तो उनको क्या है, जब वो खाली हो गए हैं तो उनको अच्छे से वॉश करके और उसके अंदर सूखा सामान भर के रख देती हैं मम्मियाँ। तो इनका क्या है, इनको रीयूज करना होता है, ठीक है, इनको हम लोग रीयूज करते हैं। उसके बाद में है पेज नंबर 264। 264 पे पेज नंबर पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, What will happen if we kill all the organisms in one trophic level? क्या होगा अगर हम ऑर्गेनिजम्स को मार देंगे एक ट्रॉफिक लेवल का। 4 ट्रॉफिक लेवल हैं, सपोज करो यहाँ पे 3 ही बनाती हूँ मैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये है फर्स्ट, सेकंड, ये है थर्ड वाला, ठीक है, ये है थर्ड वाला। अब सपोज करो कि हमने जो एक ट्रॉफिक लेवल है ना उसके ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर दिया, जैसे कि यहाँ पे है ग्रास होपर, इंसेक्ट्स, ठीक है, हमने इंसेक्ट्स को मार दिया, यहाँ पे हमने इंसेक्ट्स को किल कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा।
द फूड चेन वुड एंड। भाई जो फूड चेन है ना, ऊपर जो इसके ऊपर जो डिपेंड है उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो वैसे मर जाने वाले हैं, ठीक है। इसके ऊपर किसको नहीं मिलेगा, इसके ऊपर रैबिट, स्नेक, इनको नहीं मिलेगा तो वो भी सारे मरते चले जाएंगे। तो ऐसे तो करके अल्टीमेटली जो फूड चेन है ना वो खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो? देखो फिर से समझो, जो ग्रोसरी स्टोर वाला है उसके पास में सामान रखा हुआ है, अगर ग्रोसरी स्टोर वाले को ही मार दे हम लोग, ठीक है, उसका सारा सामान यूज़ में आ जाए, उसके पास में सामान खत्म हो गए, सारे ग्रोसरी स्टोर वाले का सामान खत्म हो गया, तो हम लोगों को सामान नहीं मिलेगा खाने को, हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोग मर जाएंगे। हम लोग मर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले लोग हैं, जो जिनके बच्चे पैदा हुए हैं अभी तो वो बच्चे, उनको मदर से खाना नहीं मिलेगा क्योंकि वो फीडिंग नहीं कर पाएंगे, दूध नहीं पी पाएंगे, तो वो बच्चे भी मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे तो पूरा जो फूड चेन है वही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? एंड इलॉजिकल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड, बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है इफ द हार्बीवोरस आर किल्ड, अगर हार्बीवोरस को ही हम लोग मार देंगे तो क्या होगा, जो कार्निवोरस हैं वुड नॉट बी एबल टू गेट फूड एंड वुड डाई, उनको खाना नहीं मिलेगा जो उनके ऊपर डिपेंड है, जो हार्बीवोरस पे डिपेंड है, ठीक है, नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा क्योंकि खाना तो बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना? सेकंड है इफ द कार्निवोरस आर किल्ड देन द पॉपुलेशन ऑफ हार्बीवोरस वुड इंक्रीज टू अनसस्टेबल लेवल, बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कार्निवोरस मर जाएंगे तो हार्बीवोरस हर जगह हो जाएंगे क्योंकि उनको कोई नहीं खा पाएगा। तो ये क्या है, बैलेंस नहीं बना पा रहे, अनसस्टेनेबल लेवल बन गया है, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। तो थर्ड नंबर पे अब क्या आ जाएगा, इफ प्रोड्यूसर्स आर किल्ड, भाई इनको मार दिया ना तो फिर समझ लो कि दुनिया तबाह हो जाएगी। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, वुड बी कंप्लीटली डैमेज, ठीक है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही तो सारे डिपेंड हैं। अब प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म बनाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, अगर उनको ही मार दिया तो क्या रोल मिलेगा, क्या लोग काम करेंगे, तो पूरा साइकिल खराब हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ ट्रॉफिक लेवल कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स, क्या डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिमूव कर देंगे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा, और कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम। दोनों चीजें हैं, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। दूसरा क्या है, अगर ट्रॉफिक लेवल में से ऑर्गेनिज्म को मार देंगे तो क्या दूसरे पे फर्क पड़ेगा, तो देखो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इज डिफरेंट है ये। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स को अगर रिमूव कर देंगे फ्रॉम अ फूड चेन में से हटा देंगे मतलब उसको, तो क्या होगा, नो ऑर्गेनिज्म विल गेट। भाई नीचे तो क्या थे, प्रोड्यूसर्स थे, ऑटोट्रॉफ्स थे, अगर हमने इन्हीं को मार दिया, ठीक है, इन्हीं को तबाह कर दिया, तो ऊपर ऑर्गेनिज्म जो उनको फूड नहीं मिलेगा, ये कहाँ से लेंगे फूड। इफ वी रिमूव हार्बीवोरस, अगर इसके ऊपर वाली स्टेज को खत्म कर दिया फ्रॉम अ फूड चेन देन द कार्निवोरस विल डाई, भाई उससे ऊपर वालों को खाना नहीं मिलेगा तो वो तो मर जाएंगे ना। देखो एक बंदा है दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा है तीसरे पे डिपेंड है, तीसरा चौथे पे, इसको हटा दिया तो ये क्या खाएगा, समझ रहे हो, ये फिर मर जाएगा, ये मर गया तो ये क्या खाएगा, ये भी मर जाएगा, ये मर गया तो ये तो फिर शहंशाह तो है नहीं कि बिना खाए रह जाएगा जिंदा, तो ये भी अल्टीमेटली मर जाएगा, तो क्या सब मर जाएंगे। प्रोड्यूसर्स विल ऑल्सो डाई ड्यू टू कॉम्पिटिशन इतना हो जाएगा कि फिर वही है ना, समझ रहे हो, आपस में एक दूसरे को खाने लग जाएंगे और मर जाएंगे। वी कांट रिमूव एनी ट्रॉफिक लेवल विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द इकोसिस्टम एज वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर द सर्वाइवल, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और ये रीत चलती जाएगी, एक दूसरे पे डिपेंड होंगे अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल को नहीं रिमूव कर सकते, मनमर्जी नहीं चलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। विल दिस लेवल ऑफ द मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम, क्या ये डिफरेंट लेवल होता है इसका, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना, जुड़ना मतलब एक्यूमुलेट होते रहना, समझ रहे हो। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस। तो एक बात तो हम लोगों को गाइस क्लियर हो गई है कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में हम लोगों को 2 वर्ड का याद रखने का बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज है एक्यूमुलेशन और दूसरी चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है ना, टॉक्सिक सब्सटेंस।
ये 2 वर्ड याद रखोगे ना, एग्जाम में वैसे ही कहानी बना दोगे। देखो एक्यूमुलेट होता है, क्या एक्यूमुलेट होंगे, टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर। द लेवल ऑफ बायोमैग्निफिकेशन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। वापस से समझो क्या है ये चीज़। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, फोर्थ लेवल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत जहर है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जहर है टॉक्सिक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में बता रही हूँ अभी ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे ये दुकान है, इसके ऊपर से हमने फ़िश खरीदी है और फिश के अंदर क्या है, बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब फिश को हम लोग लेके आए, हम लोगों ने खरीदा फिश को और हमने इसको बना लिया घर पे, तो क्या हो जाएगा, वो टॉक्सिक हमारे अंदर आएंगे, ह्यूमन बीइंग के अंदर आएंगे। हमने तो बनाया ही बनाया, साथ में हमने पड़ोसी को भी खिला दिया, ठीक है, तो भाई वो पड़ोसी का भी काम तमाम हो गया, तो ये वाला बंदा भी मर जाएगा। उसकी फैमिली में जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन्होंने सबने खुश होकर फिश खाई है, तो वो सारे बंदे मर गए। तो क्या है, ऐसे करके 2-3 घर के लोगों के एक साथ काम तमाम हो गया, क्योंकि क्या था, उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस था ना वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस से भरा हुआ था, उसके अंदर एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा थी टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, ठीक है। अब समझो इसको एग्जाम्पल से, क्या लिखना आप लोगों को, ये वाला नहीं लिखना जो पड़ोसी को खिला दी फिश, ये वाला नहीं लिखना। इन अ पॉन्ड ऑफ वाटर DDT was sprayed and the procedure were found to have optimum value 0.04 ppm पार्टिकल पर मिलियन। देखो पॉन्ड में क्या है, पॉन्ड में फिश है, पॉन्ड में है फिश, ये है पॉन्ड, ठीक है। अब DDT जो है ना स्प्रे कर दिया, इसके अंदर कंसंट्रेशन थी 0.04, ठीक है। सिंस मैनी टाइप्स ऑफ प्लैंकटॉन्स, जो एक्वेटिक हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ईटन अप बाय सम फिशेस। अब कुछ मछलियों ने क्या किया, जो छोटे छोटे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर प्रेजेंट है, उनको प्लैंकटॉन्स बोलते हैं, उनको फिशेस ने खा लिया। भाई क्या था, उसके अंदर तो DDT स्प्रे कर रखा था, फिश के अंदर क्या आ गया, फिश के अंदर आ गया टॉक्सिक, कौन सा, DDT, कितनी है 0.04 पार्टिकल पर मिलियन ppm, ठीक है। अब उसको खा लिया हॉक ने, द टॉप कार्निवोर। अब उसके पास में जो होगा ना बहुत तगड़ी वाली कंसंट्रेशन होगी। फिश है, छोटी फिश है, छोटी फिश को बड़ी फिश खा जाएगी, बड़ी फिश को हॉक खा जाएंगे, वो हॉक के पास में सबसे ज़्यादा, हॉक का तो भाई फिर समझो ही मत, वो तुरंत ही खा के मर जाएगा, ठीक है। वाटर था, वाटर में ये लिख देना आप लोग जब इसका क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा क्वेश्चन, ये ध्यान देना इस बात का। वाटर में 0.02 पार्टिकल पर मिलियन था DDT की कंसंट्रेशन, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स ने खाया तो उसकी कंसंट्रेशन और बढ़ गई, फिश ने खाया तो और बढ़ गई, ठीक है। अब मच्छी बना ली ह्यूमन बीइंग ने, मैन ने खा लिया, तो भैया वहां पे तो सीधा काम तमाम है, 1600 पार्टिकल पर मिलियन, बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है, हाई नहीं हाईएस्ट कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। Question number 7. What are the problems caused by the non-biodegradable waste that we generate? The problems caused by the non-biodegradable waste are, ये कॉज करते हैं बायोमैग्निफिकेशन, पीछे अभी पढ़ा है, हार्मलेस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ये क्रिएट करते हैं, टॉक्सिक नए नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर नई नई स्ट्रेन्स बनती रहती हैं, वो वैसे ही जहर फैलाती रहती हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन को कॉज करते हैं। इंक्रीज करते हैं पोल्यूशन को, दे मेक एनवायरनमेंट अनक्लीन, गंदा कर देते हैं, दे किल यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। यहाँ पे यूजफुल वाले हैं और यहाँ पे क्या है, अनयूजफुल वाले हैं, यूजफुल वालों को भी ये खत्म कर देंगे। Question number 8. If all the waste were generated in a biodegradable will have no impact on the environment. क्या जो वेस्ट है वो सारा अगर उसको बायोडिग्रेडेबल बना दिया तो क्या इन्वायरमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो देखो क्या है, इफ ऑल द वेस्ट जनरेटेड वुड बी बायोडिग्रेडेबल दिस विल ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कैसे? एज द नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स विल बी क्वाइट लो। भाई कूड़ा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको जो डिग्रेड करने वाले हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी वैल्यू बहुत कम है, उनके अमाउंट बहुत कम है।
सपोज करो घर बहुत बड़ा बनाना है लेकिन जो उसके लिए लेबर्स चाहिए हैं वो बहुत कम है, वही वाली सिचुएशन है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा, वेस्ट के नॉट बी ब्रोकन डाउन, भाई लेबर नहीं होंगे तो घर नहीं बनेगा, कूड़ा बहुत ज़्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, हार्मलेस सिंपल सब्सटेंसेस में वो ब्रोकन डाउन नहीं होगा। एट द राइट टाइम, सही समय पे कोई भी चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इट बिकेम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द फ्लाइज कॉजिंग स्प्रेड ऑफ डिजीज। गंदगी की वजह से बहुत सारी बीमारियां बनने लग जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां बनने लग जाएगी, बहुत गंदी गंदी स्मेल आने लग जाएगी उस जगह से, और जो हमारी लाइफ है ना वो फिर बहुत खतरे में आ जाएगी। तो समझ रहे हो ना, अगर बायोडिग्रेडेबल बहुत सारा है उसको डिग्रेड नहीं कर पा रहे हो राइट टाइम पे, तो इन्वायरमेंट पे तो बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि उसको डिग्रेड करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत कम अमाउंट में है, वो डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, कूड़ा बहुत सड़ेगा, गंदी गंदी स्मेल आएगी और बहुत सारी बीमारियां बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, वाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज ऑफ कंसर्न। भाई ओजोन लेयर को डैमेज हो रहा है, ये हमारा कंसर्न का कॉज क्यों है, एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज, क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं ताकि इस डैमेज को लिमिट कर सकें, ठीक है। द डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न बिकॉज इट कॉज स्किन कैंसर, एजिंग, कैटरैक्ट, ठीक है, कैंसर बहुत बड़ी समस्या है, एजिंग, ठीक है, और ये क्या है, ये अपनी जो लाइफ है ना उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है, एनिमल्स की लाइफ है, प्लांट्स की लाइफ है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ स्पैन है उसको कम कर रहे हैं। अब कैंसर वाला जो बंदा होगा उसका लाइफ स्पैन वो उतने टाइम नहीं जी पाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसका पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। इट कैन रिजल्ट इन द डेथ ऑफ मैनी फाइटोप्लैंक्टन्स एंड दैट लीड्स टू द इंक्रीज्ड ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्वेश्चन 9 था ये, टू लिमिट द डैमेज टू द ओजोन लेयर द रिलीज ऑफ CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एटमॉस्फेयर मस्ट बी रिड्यूस्ड। अगर इसको रोकना है ना इस डैमेज को, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, कार्बन्स हैं, ब्रोमीन, ये जो गैसेस है ना, क्लोरीन गैसेस हैं, क्लोरीन गैसेस, ब्रोमीन गैसेस, इनका जो बाहर एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेस ऐसी खुले हवा में छोड़ रहे हैं ना इंडस्ट्रीज वाले, उसको कम करना पड़ेगा, ठीक है। CFCs को कहाँ यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है, कूलिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है, AC में भी यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ करते हैं। शुड बी रिप्लेस्ड विद द इन्वायरमेंटली सेफ ऑल्टरनेटिव्स। इसको हटा के और जो इन्वायरमेंटली सेफ हो ना वो ऑल्टरनेटिव को यहाँ पे रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। रिलीज ऑफ CFCs, दो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल, भाई कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। और जो बाहर ये ACs चलते हैं ना, इनका भी हमें कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस अब होते हैं गाइस खत्म। इसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर की वीडियो करेंगे, तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें 10th क्लास के स्टूडेंट्स, क्योंकि 11th क्लास 12th क्लास पूरा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए गाइस फिर मिलते हैं, बाय, टिल देन टेक केयर, अपनी तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहें, कल मिलेंगे, बाय।